नेपाल के पीएम बालेन शाह जेनजी के फेवरेट रहे हैं, उनकी पहली पसंद रहे हैं। लेकिन बालेन शाह को अभी सत्ता में आए कुछ ही महीने हुए हैं और पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध की आग भड़क गई। यहाँ तक कि उनके गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। आखिर नेपाल में ये उत्पात कैसा, इसकी पूरी अपडेट और इनसाइड स्टोरी आज बताएंगे आपको। और मालेगांव बम धमाका केस, 17 साल, सैकड़ों सुनवाई और आखिर में एक फैसला। सभी आरोपी बरी, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सबूत नहीं थे तो इतने सालों तक ये केस किस आधार पर चलता रहा? इस केस की सच्चाई पूरी सामने आई या नहीं, आज खोलेंगे इसकी परतें। और सीएम योगी बंगाल में एंट्री करके ममता बनर्जी की सियासत को सीधे चुनौती दे रहे हैं। हिंदुत्व का एजेंडा, यूपी के कानून व्यवस्था का मॉडल और अब वही तेवर वही अंदाज बंगाल की सियासी मैदान में। योगी की रैलियों ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। सवाल ये कि ये प्रचार है या फिर पूरा गेम बदलने की तैयारी। आज ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। नेपाल में जनता का हीरो बन चुके बालेन शाह अब खुद जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। एक महीने में ही बालेन शाह की सरकार क्यों हिलने लगी? नेपाल में बदलाव की उम्मीद बनकर आए नेता अब खुद सबसे बड़े विवाद का केंद्र बन चुके हैं। नेपाल की राजनीति में जिस नाम ने 2025 के जेनजी आंदोलन के बाद एक नई उम्मीद जगाई, वही नाम आज सड़कों पर हो रहे विरोध का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के पीएम बनने की कहानी को समझने के लिए 2025 में हुए नेपाल में सबसे बड़े युवा आंदोलन को याद करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, सिस्टम की खामियां और पुराने नेताओं के खिलाफ जमकर विरोध सड़कों पर दिखा था। उसी लहर में एक रैपर से नेता बनकर उभरे बालेन शाह, जिन्होंने एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और नई राजनीति का वादा किया। और 2026 चुनाव में उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। लोगों को लगा कि अब सिस्टम बदल जाएगा, वीआईपी कल्चर खत्म होगा और युवाओं की आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन वही मुद्दे जिन पर बालेन शाह चुनाव जीतकर आए थे, अब उनके खिलाफ हो गए। सबसे बड़ा विवाद, छात्र संघों के चुनाव पर रोक। युवा अब सड़कों पर उतरे हैं। इसी के खिलाफ हजारों छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत के बजाय दबाव की राजनीति कर रही है। इसके अलावा दूसरा बड़ा झटका यह है कि भारत से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सरकार ने 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान पर टैक्स लागू कर दिया है और इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है, खासकर बॉर्डर के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जहां लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए भारत पर निर्भर हैं। ये फैसला इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि नेपाल भारत बॉर्डर के कई इलाकों में इसका विरोध किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि इससे उनकी आम जिंदगी की हर जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं। और फिर आता है तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक झटका, गृह मंत्री सुदन गोरंग पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, जिन्होंने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है और इसी को लेकर विरोध बढ़ा। इस्तीफे की मांग तेज हो गई और आखिरकार दबाव के बीच उन्हें पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। यानी एक तरफ युवा नाराज हैं तो दूसरी तरफ आम जनता और ऊपर से सरकार के अंदर के विवाद। यही वजह है कि बालेन शाह सरकार इस समय मुसीबत में है। सरकार नई शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही थी, लेकिन अब संकट का सामना कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह की पूरी राजनीति ही युवाओं और बदलाव की बात पर ही टिकी हुई है, लेकिन आज वही युवा उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ शुरुआती फैसलों की गलती है या फिर सत्ता में आने के बाद की सच्चाई है, हकीकत है? ऐसे में क्या बालेन शाह इस बढ़ते विरोध को संभाल पाएंगे या फिर नेपाल की राजनीति एक बार फिर किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? और इधर मालेगांव बम ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर पूरे मामले पर सवालों को घेरे में ला दिया है। सालों से चली आ रही सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। मालेगांव बम धमाका केस एक बार फिर हाई कोर्ट में चर्चा के केंद्र में आ गया और इस बार पूरा मामला पुराने फैसलों, जांच की पूरी प्रक्रिया और सबूतों की मजबूती को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई और ट्रायल के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ शक या अनुमान के सहारे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मामले को साबित करने के लिए ठोस और भरोसेमंद सबूत अदालत के सामने नहीं रखे जा सके।
मुंबई के लंबे समय से चल रहे इस केस पर आखिरकार विराम लगा दिया गया। मालेगांव बम धमाके मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 4 आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट ने माना कि जांच के दौरान ऐसे ठोस सबूत पेश ही नहीं किए गए जिनके आधार पर इन आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि कानून के सामने केवल शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अब सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 2025 में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के आधार पर, कमी के आधार पर बरी कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि जांच में कई गंभीर खामियां थीं, जो सबूत पेश किए गए वो किसी को भी दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट का सीधा संदेश था कि सिर्फ शक या अनुमान के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अब नया मोड़ यहां से शुरू होता है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस से जुड़े पुराने आदेशों को और पूरी ट्रायल प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ये देख रहा है कि क्या आरोप तय करने से लेकर ट्रायल तक पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई थी, ये सही थी या नहीं। यानी अब लड़ाई कौन दोषी है से हटकर इस बात पर आ गई है कि क्या केस को सही तरीके से चलाया गया था या नहीं। इस केस की शुरुआत 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके से हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। शुरुआत एटीएस ने जांच से की, बाद में केस एनआईए को ट्रांसफ़र किया गया और फिर सालों तक ट्रायल चलता रहा। हर सुनवाई के साथ केस और ज़्यादा जटिल होता चला गया। गवाह बदलते रहे, बयान पलटते रहे और सबूतों पर लगातार सवाल भी उठते रहे। अब हाईकोर्ट में जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये है कि क्या जांच एजेंसियों ने पूरे मामले में सबूतों को सही तरीके से इकट्ठा करके पेश किया था या नहीं। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि क्या गंभीर धाराएं जैसे यूएपीए और आईपीसी की इस्तेमाल कानूनी रूप से पूरी तरह से सही थी या नहीं। ये अपडेट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि 17 साल बाद ये जांच प्रणाली सबूतों की मजबूती और लंबे ट्रायल सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जहां सीएम योगी की जनसभाओं में जितनी भीड़ हो रही है वो वोटों में बदल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। योगी की सभाएं क्या बंगाल में ममता दीदी की सियासत को बड़ा झटका दे सकती हैं? दिल्ली और बिहार चुनाव में जबरदस्त स्ट्राइक रेट ने सबको चौंका दिया था और अब बंगाल में उनका राजनीतिक जादू कितना चलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबकी निगाह इसी पर टिकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की रैलियों के लिए काफी ज्यादा डिमांड में है। हर उम्मीदवार यही चाह रहा है कि बस एक बार योगी हमारी सभा में आ जाए और हमारी तरफ से प्रचार कर दे। उनका बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव जो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई राज्यों के चुनाव सभा तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट और चुनावी विश्लेषण के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर हाल के चुनावों में काफी मजबूत देखने को मिला, खासकर दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में, जहां उनके प्रचार को हाई इम्पैक्ट कैंपेन फैक्टर माना जा रहा है। बिहार चुनाव में उनके प्रचार वाली सीटों पर जीत का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहा, स्ट्राइक रेट काफ़ी रहा। राजनीतिक भाषा में इसे स्ट्राइक रेट ही कहा जा रहा है और यही स्ट्राइक रेट वोटिंग पैटर्न पर असर डालता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था, जहां उनके प्रचार के बाद कई सीटों पर बीजेपी को फायदा मिला और इसी वजह से फिर राजनीतिक रणनीतिकार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक नेशनल कैंपेन फेस बन चुके हैं। और यही सवाल बंगाल चुनाव को लेकर के भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही बेहद संवेदनशील रही है, कॉम्पिटिटिव मानी जाती रही है, जहां ममता बनर्जी की पकड़ अब भी मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर आगे किया है। उनकी रैलियों ने पहले ही राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। बंगाल में उनकी रैलियों को लेकर 2 अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ उनके समर्थक मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट और स्ट्रांग गवर्नेंस का वो संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने राजनीतिक पोलराइजेशन का आरोप लगाया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकल लीडर्स के साथ साथ नेशनल कैंपेन फेसेस भी चुनाव का रुख तय करते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस तरह की रैलियां कई बार राजनीतिक माहौल को पोलराइज कर देती हैं, जबकि समर्थक इसे स्ट्रांग लीडरशिप और क्लियर मैसेजिंग का हिस्सा भी मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में योगी आदित्यनाथ का ये पॉलिटिकल वेव सच में ममता बनर्जी की रणनीति को चुनौती दे रहा है, या ये सिर्फ चुनावी माहौल
बना रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में हर चुनाव एक अलग कहानी लिखता है। इस बार की कहानी मैदान में सिर्फ स्थानीय नेता की नहीं बल्कि उनके नेशनल लेवल इन्फ्लुएंसर्स की भी हो रही है। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या योगी का जादू बंगाल में काम करेगा, और करेगा तो कितनी सीटों पर करेगा। रहेगी हमारी भी इसी पर नज़र। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।